Hello guys, welcome back to the IT Society. I am Mujas, a senior cyber security engineer. और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक्स दैट आर द साइबर सिक्योरिटी बेसिक्स इन 2025. बेसिकली जो आज फ्रॉम दिस ईयर मशीन लर्निंग और एआई से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं, जो भी अटैक्स हैं जो मार्केट में या कॉरपोरेट वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, इवन डे टू डे लाइफ्स में, पर्सनल लाइफ्स में भी बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, हम लोग उन टर्म्स की और उन अटैक्स के बारे में बात करेंगे. तो आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं. व्हाट विल बी द एजेंडा फॉर दिस वीडियो. तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स की हम मोस्ट प्रोबेबली बात कर चुके हैं हमारी लास्ट वीडियो में, जो कि CIA ट्रायड है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी. तो इसका जो लिंक है वो आपको यहाँ पे आई बटन पे दिख जाएगा, विच इज़ आर लास्ट वीडियो. बहुत डिटेल में हमने देखे हैं तीनों. अभी हम जो करेंगे, हम इसका बेसिक ओवरव्यू गो थ्रू करेंगे CIA का. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द की साइबर सिक्योरिटी टर्म्स. अब इसके अंदर हमारे पास MFA है, पास कीज़ है, व्हाट इज़ द ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल, जो हमारे सिक्योरिटी टूल्स हैं, EDR, XDR या फिर सिम सॉल्यूशंस, और इसके अलावा जो भी मेथड्स हैं जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं, लाइक आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, DLP सॉल्यूशंस. ठीक है, इन सब के बारे में हम थोड़ी बहुत बात करेंगे. नेक्स्ट है हमारे कॉमन अटैक्स जो कि आजकल हो रहे हैं. इन 2025 हम ट्रेडिशनल अटैक्स की बात नहीं करेंगे. फिशिंग, सोशल इंजीनियरिंग, वो काफ़ी कंटेंट है उस पर, यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर, यू कैन गो थ्रू इट. हम बेसिक अटैक्स के बारे में बात करेंगे, जो कि सप्लाई चेन अटैक्स हैं, टोकन ब्रेक अटैक्स हैं, पॉलीमॉर्फिक अटैक्स हैं, जो AI की हेल्प से आज के टाइम में हो रहे हैं एग्जीक्यूट. नेक्स्ट है हमारी सेफ्टी प्लेबुक की व्हाट विल बी द स्टेप्स so that we can use and strategies that we can use to keep ourselves and our data secure in this digital world. ठीक है, तो चलो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं. Starting with the CIA triad, that is the security foundation, confidentiality, integrity and availability. So this is the base of every security decision. अब कॉरपोरेट में हो या कहीं पे भी हो, कोई एप्लीकेशन है, किसी भी कोई भी अगर डिजिटल मार्केट में कोई भी ऐप है, कोई भी कंपनी है जिसको वर्क करना है, कोई भी डेटा है, उसको ये CIA ट्राइड फॉलो करना चाहिए टू कीप देमसेल्व्स सिक्योर. अब ये क्या करते हैं, देज आर द 3 पिलर्स दैट वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट डिजिटल एसेट्स फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन. एंड इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू ऑर्गेनाइजेशन. ये अगर पर्सनल लेवल पे भी इम्पोज करना चाहते हो तो यू कैन फॉलो द CIA ट्राइड. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी. कॉन्फिडेंशियलिटी का सिंपल सा मतलब यह है कि जो भी आपका डेटा है दैट शुड बी स्टोर्ड इन एन इनक्रिप्टेड मैनर, वो कि प्लेन टेक्स्ट में नहीं होना चाहिए, राइट. और प्लस whoever is authorized to access this encrypted data, वो उसी के पास एक्सेस होना चाहिए, उसी के पास राइट्स होने चाहिए कि वो एक्सेस कर सके. डन. इट इज़ इंश्योरिंग दैट इंफॉर्मेशन इज एक्सेसिबल ओनली टू द ऑथोराइज्ड इंडिविजुअल्स. ठीक है, मतलब अगर इनक्रिप्टेड वे में स्टोर्ड है तो जो ऑथोराइज है बंदा, जिसको एक्सेस है, जिसको राइट्स है, वही इसको इनक्रिप्टेड फॉर्मेट को डिक्रिप्ट करके इसको प्लेन टेक्स्ट में या फिर अपनी इन्फॉर्मेशन को रीड कर सके. जो ऑथोराइज नहीं है उसको एक्सेस नहीं मिलना चाहिए. करेक्ट, दैट इज़ मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी. अब इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो सिंपल एग्जांपल ये है कि आपका जो भी बैंकिंग ऐप है दैट यूजेस इंक्रिप्शन टू कीप योर फाइनेंशियल डेटा प्राइवेट, राइट. जो भी आपके फाइनेंशियल डेटा है, आपके अकाउंट नंबर, आपकी एक्सपायरी डेट, आपकी CVV कोड, डेबिट कार्ड डिटेल्स, एवरीथिंग दैट आर स्टोर्ड इन एन इनक्रिप्टेड फॉर्मेट. नेक्स्ट बात करें तो वी हैव इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी इज समथिंग कि whatever the data is, it should be in the format it was stored in. मतलब अगर हमने A, B इस फॉर्मेट में डेटा स्टोर करा है, तो जब भी कोई ऑथोराइज्ड बंदा आए और इस डेटा को
एक्सेस करे या फिर जब भी ये डेटा सेंडर से रिसीवर के पास पहुँचे तो ये इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, AABB, दिस शुड बी द डेटा। अब इसके अंदर अगर कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो दैट शुड नॉट बी एंटरटेन, मतलब इंटीग्रिटी हमारी यहाँ पे ब्रीच हो गई है। अब ये AABB की जगह अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके का डेटा बन जाता है तो दैट इज़ इंटीग्रिटी फेलियर। What does integrity mean? It means maintaining the accuracy and trustworthiness of data throughout the life cycle। ठीक है, मतलब एक्यूरेसी जो डेटा सेंडर ने सेंड करा है वही डेटा रिसीवर को रिसीव हुआ है इन द फॉर्मेट, इन द ओरिजिनल फॉर्मेट इट वाज इनिशियली सेंट। अब बैंक की ट्रांजैक्शंस और उनके लॉग्स जो हैं दैट आर टेम्पर प्रूफ, दैट शुड नॉट बी चेंज। अब यहाँ से आप अगर 10,000 रुपये भेज रहे हो तो रिसीवर को 10,000 रुपये ही रिसीव होने चाहिए, ना एक कम ना एक ज़्यादा। और इसके जो लॉग्स हैं, इस ट्रांजैक्शन की जो डिटेल्स हैं, दैट शुड ऑल्सो बी स्टोर्ड इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, इन एन एक्यूरेट मैनर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम अवेलेबिलिटी पे। सो अवेलेबिलिटी इज़ समथिंग दैट गारंटीज द अवेलेबिलिटी ऑफ योर सर्वर्स। मतलब अगर आप बैंकिंग ऐप यूज़ कर रहे हो और आप उस ऐप को यूज़ करना है किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए या कोई भी पेमेंट भेजने के लिए, कोई भी पेमेंट प्रोसेस करने के लिए, और उस टाइम पे अगर वो सर्वर आपका वर्क ही नहीं कर रहा, सर्वर डाउन है, तो दैट मीन्स नथिंग टू द यूजर्स, राइट। दे कैनॉट एक्सेस देयर सर्विसेज, दे कैनॉट एक्सेस देयर कंटेंट, दे कैनॉट एक्सेस देयर अकाउंट, राइट। तो उसके वहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी का कोई मतलब ही नहीं है अगर अपना डेटा वो टाइम पे एक्सेस ही नहीं कर पा रहे, राइट। So availability is guaranteeing that authorized users have timely and uninterrupted access to information and resources, right? So the example is your banking app must have minimal downtime for you to access your funds anytime। अब आपने ऑनलाइन बैंक में पैसे तो रखे हुए हैं बट काम के टाइम पे अगर वो अवेलेबल ही नहीं है तो उस डिजिटल करेंसी का कोई मतलब नहीं है, उस ऐप का या उस बैंक में हमारे पैसे स्टोर करने का कोई सेंस नहीं है, राइट। सो दैट इज़ व्हाट अवेलेबिलिटी इज़। तो ये तीनों मिलके हमारा बनाते हैं CIA ट्रायड। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। आगे चलते हैं। द मोस्ट कॉमन टर्म्स एंड इवन मोस्ट कंफ्यूज्ड ऑथोराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन, प्लस हमारे पास एक एडिशनल टर्म आएगी यहाँ पे जो कि है MFA, दैट इज़ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का क्या मतलब है? आई गेस मोस्ट ऑफ यू माइट बी अवेयर ऑफ व्हाट ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन इज़, सो फिर भी हम देख लेते हैं। ऑथेंटिकेशन इज सिंपली वेरीफाइंग हु यू आर। ठीक है, ऑथेंटिकेशन का मतलब है हु आर यू, वी हैव टू वेरीफाई कि जो बंदा लॉगिन कर रहा है वो वही है जो वो लॉगिन कर रहा है। या मतलब अगर इफ़ अ पर्सन इज़ क्लेमिंग दैट ही इज़ हिज नेम इज़ ABC, राइट, तो वी हैव टू वेरीफाई कि हाँ भाई ये सच बोल रहा है एंड ही इज़ ABC। आज के टाइम में ऑथेंटिकेट कैसे करते हैं हम आपको? अगर हम किसी भी बंदे को डिजिटली ऑथेंटिकेट करना चाहें तो वी हैव आधार कार्ड, पैन कार्ड है हमारे पास। ठीक है, अगर उसको हमें डिजिटली वेरीफाई करना है कि हाँ जो भी ये डिटेल्स डाल रहा है वो सही है, इस हमने वेरीफाई करा है, हमने ऑथेंटिकेट करा है, राइट। सो ऑथेंटिकेशन इज अबाउट वेरीफाइंग योर आइडेंटिटी। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंफर्मिंग यू आर हु यू से यू आर। आप जो बता रहे हो आप हो, क्या आप सच में वो हो? द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग दिस इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन, राइट। अब ये आप वेरीफाई कैसे कर सकते हो? अगर मैंने जैसे आधार कार्ड का एग्जांपल दिया, आधार कार्ड से कैसे हम वेरीफाई करते हैं? बिकॉज आधार कार्ड इज़ लिंक्ड विद योर बायोमेट्रिक्स, आधार कार्ड इज़ लिंक्ड विद योर फ़ोन नंबर, राइट। तो वहाँ पे आपने वेरीफाई करवाया। अगर हम और बात करें, जैसे अगर हम अकाउंट्स की बात करें, हमारे मोबाइल फ़ोन हैं, हमारे ऑनलाइन अकाउंट्स हैं, तो उसमें हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? पासवर्ड, समथिंग, इट इज़ समथिंग दैट वी नो, हमें अपने अकाउंट का पासवर्ड पता होगा। समथिंग वी हैव, हमारे पास फ़ोन है तो हम कोई कोड डाल सकते हैं, राइट। हम फ़ोन नंबर हमारे नाम पे रजिस्टर्ड है, राइट। एंड समथिंग यू आर, बायोमेट्रिक्स, जैसे कि फेस IDs हो गई, फिंगरप्रिंट्स हो गए, आइरिस स्कैनर्स हो गए,
ठीक है। सो दिस इज़ ऑथेंटिकेशन। अब अगर हम आगे चलें ऑथराइजेशन की बात करें, सो ऑथराइजेशन इज समथिंग दैट व्हाट आर यू सपोज टू डू या व्हाट आर यू सपोज टू एक्सेस। बंदा ऑथेंटिकेट हो गया कि हाँ ठीक है, राम नाम का बंदा है, राम इज एक्सेसिंग, राम हैज़ ऑथेंटिकेटेड हिमसेल्फ, डन। बट राम एक्सेस क्या कर सकता है? what is ram supposed to access? that is what something authorization is. authenticate हो गया। अब authorization determine करते हैं कि what resources and actions you are permitted to access or perform, right? राम को एक्सेस है एक पर्टिकुलर कंप्यूटर का, राम दूसरे कंप्यूटर का एक्सेस नहीं ले सकता। राम को एक्सेस है एक पर्टिकुलर सर्वर पे काम करने के लिए, राम दूसरे सर्वर का एक्सेस नहीं ले सकता, right? So a user, for example, a user might be authenticated to a system but only authorized to view certain files. अब ये थोड़ा सेग्रीगेटेड कंट्रोल होता है, ठीक है। अब अगर हम मान लें कि एक सर्वर का एक्सेस हमें मिल गया, बट इस सर्वर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट इस सर्वर में हम लिमिट कर सकते हैं कि भाई एक ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, राम कैन ओनली व्यू दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन। अब इसके अलावा राम कोई और एप्लीकेशन, कोई और प्रोसेस या कोई और एग्जीक्यूटेबल फाइल को चेक या वेरीफाई या उसके लॉग्स वगैरह नहीं देख सकता, राइट? दिस इज ऑथराइजेशन। अब बात करते हैं हमारी मेन टर्म की, दैट इज MFA। सो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एज द नेम सजेस्ट, इट रिक्वायर्स 2 और मोर वेरिफिकेशन मेथड्स टू ग्रांट एक्सेस। अब ऑथेंटिकेट करने के लिए भी हमें 2 या 2 से ज़्यादा मेथड्स लगते हैं। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे वी हैव OTPs, ठीक है। आपने अपना अकाउंट का यूज़र नेम डाला, आपने पासवर्ड डाला, बट स्टिल यू हैव टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी थ्रू OTPs। OTPs आर ऑल्सो आउटडेटेड राइट नाउ, ठीक है। तो OTPs के बेस पे भी आजकल बहुत अटैक्स हो रहे हैं। तो OTP एन ऐप कोई कॉमन, अब OTP के साथ साथ हमारे पास और भी चीज़ें हैं, ऑथेंटिकेटर ऐप्स हैं हमारे पास गूगल ऑथेंटिकेटर है, और भी ऑथेंटिकेटर ऐप्स हैं जो आपको वन टाइम एक्सेस या MFA की तरह या OTP की तरह आपको लॉगिन करता है। ऑथेंटिकेटर ऐप में क्या होता है, यू हैव अ स्कैनर QR कोड। अब वो QR कोड स्कैन करने के बाद आपको एक 6 डिजिट का कोड जनरेट हो जाता है, ठीक है। दैट कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम, यानी कि हर 10 सेकेंड में ये कोड जो है आपका चेंज होता रहेगा। तो अगर आप लॉगिन कर रहे हो तो उस 10 सेकेंड में जो कोड चल रहा होता है, यू एंटर दैट पर्टिकुलर कोड और तभी आपको एक्सेस मिलेगा। अगर ये कोड गलत है तो वो एक्सेस नहीं मिलेगा। अब ये ऑथेंटिकेटर ऐप आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल पे या iOS डिवाइस पे रख सकते हो, राइट? सो दिस इज़ समथिंग व्हाट MFA इज़। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिशिंग रेजिस्टिंग मेथड्स लाइक हार्डवेयर सिक्योरिटी कीज और FIDO बेस्ड सॉल्यूशंस ऑफर द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रेडेंशियल थेफ्ट। अब फिशिंग रेजिस्टेंट मेथड या हार्डवेयर सिक्योरिटी कीज, या ये बेसिकली FIDO क्या है, ये है फास्ट आइडेंटिटी ऑनलाइन, फास्ट आइडेंटिटी ऑनलाइन, ठीक है। FIDO इज़ बेसिकली आप कह सकते हो ये एक अलाइंस है जो कि MFA बेस्ड अटैक्स या OTP बेस्ड अटैक्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। अमेज़ॉन, गूगल, इंटेल और भी कंपनीज़ हैं जिन्होंने मिलकर एक FIDO अलाइंस बनाया था। और FIDO अलाइंस इज़ समथिंग, एक मॉडल कह सकते हो आप, ठीक है। एक सिक्योरिटी मॉडल है जो डिफ़ाइन करता है द यूज़ ऑफ हार्डवेयर सिक्योरिटी कीज़ या फिर पास कीज़, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली पास कीज़ आर। अब पास कीज़ ऐसे समझो कि एक हार्डवेयर है या फिर आपके मोबाइल के अंदर ही आपने एक पास की डाली हुई है, दैट इज़ क्रिप्टोग्राफिक, टोटली क्रिप्टोग्राफिक, ठीक है। अब इस पास की के अंदर यू डोंट हैव टू एंटर योर पासवर्ड्स एनी मोर, यू डोंट हैव टू एंटर योर OTP या फिर ऑथेंटिकेटर ऐप से आपको कोई कोड वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव द पास की, you simply plug it in or you simply connect it and boom, you are logged in। अब इसके अपने फ़ायदे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या फ़ायदे हैं। सो वी आर रिकमेंडिंग टू यूज़ पास कीज इंस्टेड ऑफ पासवर्ड्स। सो using passkeys in an advanced way of secure authentication, making your online accounts much more secure and user friendly, right? So passkeys are built on device based cryptography,
eliminating the need for traditional passwords. So passkeys are based on device based cryptography, eliminating the need of traditional passwords. कैसे? ओके, सो डिवाइस बेस्ड क्रिप्टोग्राफी. अब क्रिप्टोग्राफी की बात हमने करी हुई है. वी हैव PKIs, पब्लिक कीज एंड प्राइवेट कीज. क्रिप्टोग्राफी के की पेयर्स होते हैं जो कि स्टोर होते हैं ऑन द डिवाइस इटसेल्फ. अब दैट डिवाइस कैन बी योर ओन मोबाइल फ़ोन. आप कोई भी USB डिवाइस यूज़ कर सकते हो. ठीक है, USB यार मज़ा नहीं आया बट ठीक है, USB डिवाइस हम यूज़ कर सकते हैं, मेकिंग देम हाईली रेजिस्टेंट टू फिशिंग एंड सर्वर साइड ब्रीचेस. सर्वर साइड ब्रीचेस का मतलब ये है कि अब यार लेट्स सपोज you are using your online account and you are storing the password on a particular server. अब अगर वो सर्वर ब्रीच होता है, सर्वर ब्रीच हो गया तो आपके जो भी क्रेडेंशियल्स थे सब हवा हो गए, सब गए सारे, राइट. तो इसमें सर्वर ब्रीच हुआ, दैट इज़ नॉट योर फॉल्ट. अब अगर गूगल में आपने पासवर्ड्स रखे हुए हैं, गूगल का डेटाबेस ब्रीच होता है तो दैट इज़ नॉट योर फॉल्ट. ठीक है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते अगर सर्वर साइड ब्रीच होता है. तो पासकीज़ के अंदर क्या होता है, पासकीज़ आर स्टोर्ड ऑन योर डिवाइस इटसेल्फ. अब वो मोबाइल डिवाइस आपका हो सकता है, USB डिवाइस आपका हो सकता है. ठीक है, इसका जो भी सिंबल था आई डोंट नो. ठीक है, तो USB डिवाइस आपका हो सकता है, ये सिंबल्स आपके अपने हो सकते हैं और डिवाइसेस आपके अपने हो सकते हैं. सॉरी, ठीक है. तो फास्ट एंड सीमलेस. तो लॉगिंग इन विद अ पास की इज़ एज सिंपल एज फिंगरप्रिंट स्कैन और फेस ID. कुछ नहीं करना, आपके पास लॉगिन का प्रॉम्प्ट आया, जस्ट प्लग इन योर पास की. अब वो मोबाइल फ़ोन हो सकता है, मोबाइल फ़ोन से सिंगल टैप डन, या फिर अगर USB डिवाइस है या कोई और डिवाइस है तो यू जस्ट कनेक्ट दैट पर्टिकुलर डिवाइस एंड बूम यू आर लॉग्ड इन. ठीक है, तो इट ऑफर्स अ मच फास्टर एंड स्मूथर यूज़र एक्सपीरियंस रादर देन टाइपिंग इन द पासवर्ड्स या फिर रिक्वेस्ट करना OTP के लिए, या फिर ऑथेंटिकेटर ऐप का कोई कोड आ रहा है उस कोड का वेट करने से अच्छा वी रिकमेंड यूजिंग पास कीज दैट आर मच मच मोर सिक्योर. सो वही पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे थे, सिंस पास कीज आर नॉट स्टोर्ड विद सर्वर्स, क्रेडेंशियल थ्रेफ्ट बिकम मोर डिफिकल्ट, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़. अब जो पास कीज हैं वो आपके डिवाइस पे स्टोर्ड है, वो सर्वर पे स्टोर्ड है ही नहीं. तो अब अगर सर्वर ब्रीच भी होता है तो यू आर सिक्योर. आपकी पास कीज या आपके अकाउंट क्रेडेंशियल्स कहीं नहीं गए. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ज़ीरो ट्रस्ट एंड लीस्ट प्रिविलेजेस. अब ये कोई मतलब टूल नहीं है, ये कोई प्रिंसिपल नहीं है, ये आप कह सकते हो दिस इज़ अ माइंडसेट जो आज कल कॉरपोरेट में ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर रही हैं. दैट इज़ ज़ीरो ट्रस्ट एंड लीस्ट प्रिविलेजेस. अब अगर मैं आपको पुराना बताऊं, पहले क्या होता था, वी यूज्ड VPN. ठीक है, बट अब आज के टाइम पे VPN का यूज़ ख़त्म हो रहा है. सब यूज़ कर रहे हैं ज़ीरो ट्रस्ट या फिर ज़ीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस जिसको हम कहते हैं. दैट इज़ एडवांस्ड वर्जन ऑफ VPN विच यूजेस दीज टू माइंडसेट्स या दीज टू प्रिंसिपल्स, ज़ीरो ट्रस्ट एंड लीस्ट प्रिविलेजेस. अब VPN के अंदर क्या होता था, अगर हमारे पास एक रिमोट एम्प्लॉई है दैट इज़ कनेक्टेड फ्रॉम द इंटरनेट, ये आपका कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर है. VPN क्या करता था, रिमोट VPN. अब इसने एक टनल बनाई VPN की. ठीक है, अब इसका सारा डेटा है इस टनल से जा रहा है और एक बार ये कंपनी के नेटवर्क के अंदर VPN का एक्सेस लेके यहाँ पे हमारा फायरवॉल रखा हुआ है. ठीक है, फायरवॉल से ही बनाता था. अब जैसे ही ये अंदर आ गया, अब ही हैज़ द एक्सेस ऑफ दिस एंटायर नेटवर्क. ठीक है, ये था हमारा ट्रेडिशनल VPN. अब इसके अंदर हम सेग्रीगेशन कर सकते थे जो कि बहुत कंफ्यूजिंग था, काफ़ी सारी कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ती थी. ठीक है, तो अब हमने लाया दैट इज़ ज़ीरो ट्रस्ट एंड लीस्ट प्रिविलेजेस. ज़ीरो ट्रस्ट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि बाहर से अंदर से कोई भी लॉगिन कर रहा है, चाहे वो एडमिन की ID है, सुपर एडमिन की ID है, कोई ट्रस्टेड यूज़र है, ठीक है, कोई मैनेजमेंट का बंदा है, एनीवन, वी इम्प्लाई ज़ीरो ट्रस्ट. ज़ीरो ट्रस्ट इम्प्लाई करने का मतलब ये है दैट वी विल बी ऑलवेज वेरीफाइंग द आइडेंटिटी. हम उसको हमेशा ऑथेंटिकेट करेंगे ही करेंगे, चाहे वो कोई भी हो.
वो पासवर्ड डालेगा, IMFA डालेगा, पास की है तो पास कीज यूज़ करेगा, OTP डालेगा, सब कुछ करेगा, और उसको ये एक्सेस या ऑथेंटिकेट होने के बाद ही हम आगे एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, दैट इज़ ज़ीरो ट्रस्ट। नॉट टू ट्रस्ट, ऑलवेज वेरीफाई। अगला आता है लीस्ट प्रिविलेजेस। अब लीस्ट प्रिविलेजेस का मतलब कि अगर कोई यूज़र कनेक्ट कर रहा है, ये कोई यूज़र है चाहे एडमिन है सुपर एडमिन है, कनेक्ट कर रहा है, तो इसको पूरे इंटायर नेटवर्क का एक्सेस ना देके ही विल ओनली बी गिवन एक्सेस टू द रिक्वायर्ड टास्क। अगर इसको एक सर्वर का एक्सेस चाहिए, एक सर्वर पे काम कर रहे हैं, तो इसको उसी का एक्सेस मिलेगा, दैट्स इट। उसको पूरे नेटवर्क का एक्सेस नहीं मिलेगा। दिस इज़ वॉट लीस्ट प्रिविलेज मीन्स। और इन्हीं दो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है हमारा ZTNA, ज़ीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ज़ीरो ट्रस्ट इज़ द फंडामेंटल टू मॉडर्न साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर फोकसिंग ऑन स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल एंड वेरिफिकेशन। अब ज़ीरो ट्रस्ट, नेवर ट्रस्ट, ऑलवेज वेरीफाई एज आई सजेस्ट, एंड लीस्ट प्रिविलेजेस। POLP is something, principle of least privilege, only what's needed. So what we do is we assume every user, device and application could be compromised. Absolutely correct. कि हमेशा ये समझना है कि भाई कोई भी यूज़र हो, डिवाइस हो, एप्लीकेशन हो, इट कैन बी compromised regardless whether it's inside or outside the network perimeter. So every access request should be verified, authorized and continuously monitored. दिस इज़ वॉट ज़ीरो ट्रस्ट प्रिंसिपल सेज। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब कोई भी इम्प्लिसिट ट्रस्ट नहीं करना या एक्सेस नहीं देना लोकेशन के बेस पे कि हाँ भाई ये तो कंपनी के अंदर ही बैठे तो इसको एक्सेस दे देते हैं, या नेटवर्क के बेस पे, ओनरशिप के बेस पे। ठीक है, कि ये हमारा नेटवर्क एडमिन है तो इसको फुल एक्सेस दे दिया, राइट। द अकाउंट कैन ऑल्सो बी कॉम्प्रोमाइज्ड एंड इट इज़ अ फंडामेंटल शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल पेरीमीटर बेस्ड सिक्योरिटी। नेक्स्ट इज लीस्ट प्रिविलेज। अब लीस्ट प्रिविलेज में मतलब यूजर्स, प्रोग्राम्स, प्रोसेसेस आर गिवन ओनली द मिनिमम एक्सेस राइट्स नेसेसरी टू परफॉर्म देयर वर्क। फॉर एग्जांपल, अगर कोई टेम्प्ररी एम्प्लॉई है उसको उतना ही एक्सेस मिलेगा जितना रिक्वायर है, या उन्हीं डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस है जितना उसको रिक्वायर है, दैट टू फॉर अ लिमिटेड टाइम। इसके लिए हम क्या टर्म्स यूज़ करते हैं, जस्ट इन टाइम एक्सेस और जस्ट इनफ एक्सेस। जस्ट इन टाइम एक्सेस मतलब अगर उसको 1 घंटे का काम है तो उसको हमने लिमिटेड टाइम के लिए टेम्प्रेरी एक्सेस दिया फॉर 1 आवर, और उतना ही एक्सेस दिया जितना उसको ज़रूरत है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सो दिस माइंडसेट इंश्योर्स दैट इवन इफ अ सिस्टम इज ब्रीच्ड, तो जो ब्लास्ट रेडियस है या जो कॉम्प्रोमाइज रेडियस है, ठीक है, इट कैन बी कंटेन्ड टू अ बेयर मिनिमम। ठीक है, पोटेंशियल डैमेज को हम मिनिमम रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मॉडर्न डिफेंस स्टैक। तो मॉडर्न डिफेंस स्टैक मतलब हम सिंपली यहाँ पे टूल्स की बात करने वाले हैं, जो भी हम टूल्स यूज़ करते हैं आज के टाइम पे। ठीक है, तो जैसे जैसे अटैक्स बढ़ रहे हैं, मलिशियस थ्रेट्स बढ़ रहे हैं, सोफिस्टिकेटेड थ्रेट्स, वो भी मॉडर्न, दे नीड अ मल्टी लेयर्ड डिफेंस अप्रोच। तो अब मल्टी लेयर्ड डिफेंस अप्रोच कौन सी होती है? वी हैव EDRs इन प्लेस, वी हैव सिम सॉल्यूशंस, वी हैव सोर्स सॉल्यूशंस। तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि व्हाट दीज एग्जैक्टली आर। अब अगर हम EDR XDR की बात करें, EDR इज एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स, इग्नोर द हैंड राइटिंग। XDR में होता है हमारा, आप इसको ऐसे रख सकते हो, एक्सटेंडेड डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, अब EDR करता क्या है? EDR सिंपली हमारे एंड पॉइंट्स को प्रोटेक्ट करता है। एंड पॉइंट्स कैन बी योर लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स, सर्वर्स। ठीक है, आपके मोबाइल डिवाइसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे टैबलेट्स हो गए हमारे, तो वो हमारे एंड पॉइंट्स में आ गए। और EDR हमारा बेसिकली उन्हीं को प्रोटेक्ट करता है। कैसे? कि एक बेसिक एप्लीकेशन या एक बेसिक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम EDR की लैंग्वेज में एजेंट बोलते हैं। ठीक है, अब दैट डिपेंड्स ऑन सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन कि वो उसको एजेंट बोलते हैं, वो उसको मतलब सेंसर भी बोलते हैं कुछ OEMs। OEM इज़
इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो हमारे सिक्योरिटी सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे पालो अल्टो हो गया, ठीक है, EDR XDR में पालो अल्टो का वी हैव कॉर्टेक्स XDR इन प्लेस, वी हैव सेंटिनल-1, ये मार्केट लीडर्स हैं EDR कैटेगरी में। वी हैव क्राउड स्ट्राइक, ठीक है। तो ये कुछ EDR सॉल्यूशंस हैं, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस जो मार्केट में प्रेजेंट हैं, जो हमारे एंड पॉइंट्स को सेफ रखते हैं। अब EDR की कैपेबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं। देखो, डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स तो होता ही है, दैट टू ऑन मशीन लर्निंग और AI की हेल्प से। जो भी अटैक्स हैं हमारे, रैंसमवेयर अटैक्स हो गए, बिहेवियरल बेस्ड अटैक्स हो गए, ठीक है, हमारे प्रोसेसेस लेवल पे अटैक हो गए, स्क्रिप्टिंग बेस्ड अटैक्स हो गए, तो वो सारे हम इसकी मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं, उस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और उन अटैक्स को रोक सकते हैं। प्लस हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेंट्रलाइज्ड फायरवॉल कंट्रोल, मतलब जो हमारी होस्ट फायरवॉल होती है हर एंड पॉइंट के अंदर, हर डिवाइस के अंदर, उसको हम सेंट्रली कंट्रोल कर सकते हैं। अब उसके बेस पे हम क्या लिमिट कर सकते हैं, हमें अगर पोर्ट्स ब्लॉक करने हैं, कोई IP एड्रेसेस ब्लॉक कर रहे हैं होस्ट लेवल पे। अब अगर एक कंपनी के अंदर 1000 यूज़र्स हैं, तो उन 1000 यूज़र्स के लिए 1000 लैपटॉप्स होंगे, और 1000 लैपटॉप पे मैं एक एक करके नहीं जाऊँगा कि मेरे को कोई पोर्ट ब्लॉक करना है। तो मैं क्या करूँगा, EDR सॉल्यूशन के थ्रू फायरवॉल कंट्रोल का एक रूल बनाऊँगा, और उस रूल को 1000 एंड पॉइंट्स पे सब के सब पे इम्प्लाई कर दूंगा, तो वो पोर्ट और IP सब पे ब्लॉक हो जाएगा, राइट। वी कैन इम्पोज डिवाइस कंट्रोल, डिवाइस कंट्रोल यानी कि हमारी जो पेन ड्राइव्स, USB ड्राइव्स और USB पोर्ट्स ब्लॉक करने होते हैं, ब्लूटूथ पोर्ट्स, ब्लूटूथ डिवाइसेस ब्लॉक करने हैं, ठीक है, हमारे कीबोर्ड, माउसेस, पेरिफेरल्स, ऑडियो डिवाइसेस, वो सब ब्लॉक करने हैं कि ये सब कनेक्ट ना हो हमारे उसके अंदर, नेटवर्क के अंदर। तो वी कैन डू इट विया XDR, ठीक है। अब ये सारा हो गया हमारा एंड पॉइंट लेवल पे। तो अब बात आती है कि XDR क्या करता है। XDR है हमारा एक्सटेंडेड डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। अब एंड पॉइंट के अलावा हमारे पास फायरवॉल्स भी हैं, हमारे पास और सॉल्यूशंस भी हैं, DLP सॉल्यूशन हो गया, और काफ़ी सारे सॉल्यूशंस है हमारे पास। DLP सॉल्यूशन हो गया, फायरवॉल हो गई, हमारे पास आइडेंटिटी बेस्ड सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। अगर हम और भी कोई एसेट मैनेजमेंट या कोई भी अदर सॉल्यूशन, लोड बैलेंसर है हमारे पास, ठीक है। तो इन सब के क्या जनरेट होते हैं, लॉग्स, ठीक है। और वो लॉग्स क्या क्या कौन कलेक्ट कर सकता है, हमारा XDR सॉल्यूशन कलेक्ट कर सकता है। अब वो लॉग्स कलेक्ट करने के बाद ये क्या करता है, इसको कॉम्प्रिहेंसिवली डिटेक्ट कर सकता है और अलर्ट्स जनरेट कर सकता है कि ये पर्टिकुलर अगर कोई मालवेयर है, ठीक है, मालवेयर हमारे कॉर्पोरेट सिस्टम या नेटवर्क के अंदर घुस गया एक एंड पॉइंट के थ्रू। अब वो इस एंड पॉइंट के थ्रू ट्रैवल कर रहा है, फायरवॉल के थ्रू एंट्री ली, ठीक है, उसके बाद DLP सॉल्यूशन ने भी उसको डेटा फेच करते हुए डिटेक्ट करा, ठीक है, और एंड पॉइंट ने उसको कुछ मलिशियस बिहेव करते हुए डिटेक्ट करा। तो ये सब क्या है, एक के बाद एक लॉग्स जनरेट होंगे और ये कोरिलेट करेंगे। तो ये सब हम XDR के थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद आता है सिम। अब EDR XDR के बाद बैठता है हमारा सिम। सिम क्या करता है, ये जितने भी लॉग्स हैं EDR से आ रहे हैं, XDR से आ रहे हैं, इन सबको एक जगह पे कलेक्ट करा। सिम इज़ आपका लॉग वगैरह जो कलेक्ट करता है सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसने क्या करा, ये सारे लॉग्स कलेक्ट करे, इनके बीच में कोरिलेशन बिठाया, ठीक है, कि भाई कौन सा अलर्ट या कौन सा लॉग किस इंसिडेंट से या किस अलर्ट से रिलेटेड। अभी अगर रिलेशन बनता है तो ये एक कोरिलेशन बनाया और इसका क्या जनरेट कर दिया, एक अलर्ट या एक पूरा इंसिडेंट क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब बेस्ड ऑन द पॉलिसीज उस अलर्ट और उस इंसिडेंट को कोई ना कोई इन्वेस्टिगेट करेगा। प्लस इफ़ वी हैव सोर ऑन टॉप ऑफ इट, ठीक है, ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स अगर हमारे पास है, तो इस अलर्ट पे ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स ले लिया जाएगा बेस्ड ऑन आर सिक्योरिटी प्लेबुक्स, या फिर हम जो भी हमारी क्वेरीज वगैरह डिफाइन करी हुई हैं उनके हिसाब से इस पे एक्शन ले लिया जाएगा कि भाई ये पर्टिकुलर अलर्ट है, इसकी सिवियरिटी क्या है, ठीक है, ऐसी है, कौन से प्रोसेसेस हैं, ये प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस को क्या कर दो, किल कर दो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, प्रोसेस को किल कर दो, एडमिन को अलर्ट
की नोटिफिकेशन या ईमेल भेज दो, और जो यूज़र है जिस पे ये कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है उसको क्वारंटीन कर दो या फिर कंटेन कर दो कि भाई वो कहीं किसी से बात ना कर पाए या मालवेयर जो है वो हमारा ट्रैवल ना कर पाए। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं एक एक करके कि EDR XDR क्या है, सिम क्या है और सोर क्या है। EDR एंड डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स एंड एक्सटेंडेड डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स, ये डिज़ाइन करे गए हैं टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू थ्रेट्स अक्रॉस योर एंड पॉइंट्स, क्लाउड इन्वायरमेंट्स, नेटवर्क्स। तो XDR expands EDR by integrating signals from more diverse sources, providing a holistic view। ठीक है, काफ़ी भारी इंग्लिश लिखी हुई है बट मैंने समझा दिया। सिम है हमारा सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। अब इसके अगर OEMs मैंने EDR XDR के बता दिए, सिम के अगर मैं बताऊं तो आजकल तो AI सिम जैसे सॉल्यूशंस आने लगे हैं। Sentinel-1 हैज़ इट्स ओन AI सिम प्लेटफॉर्म। अगर हमें प्रॉपर चाहिए तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, स्प्लंक है मार्केट के अंदर, IBM का QRadar है। अगर हम मेड इन इंडिया की बात करें तो NIF DNIF एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो व्हाट इट डज, इट कलेक्ट्स, एग्रीगेट एंड एनालाइजेस सिक्योरिटी लॉग्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के IT इंफ्रास्ट्रक्चर में जो जो चीज़ें हैं उसमें से लॉग्स वॉग्स कलेक्ट करता है, उनको एनालाइज करता है और उनकी सिवियरिटी के हिसाब से अलर्ट्स जनरेट करता है। व्हाट इट डज, कोरिलेट्स इवेंट्स एंड जनरेट्स अलर्ट फॉर सस्पिशियस एक्टिविटीज़। ठीक है, प्रोवाइडिंग अ सेंट्रल व्यू ऑफ ऑल द सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। अब वो सिक्योरिटी इंसिडेंट कहीं पे भी हो सकता है आपके IT इंफ्रा के अंदर। ठीक है, एंड व्हाट सोर डज, सिक्योरिटी ऑर्केस्ट्रेशन एंड ऑटोमेशन एंड रिस्पॉन्स। It is help security teams to manage and respond to alerts and incidents more efficiently। अब जो ये क्या करता है, ये रेपिटेटिव टास्क जो है जैसे कि यूज़र को क्वारंटीन करना, ईमेल भेज देना, एक अलर्ट नोटिफिकेशन जनरेट करना, ये सब रेपिटेटिव टास्क है। ठीक है, तो ये उन सब चीज़ों को ऑटोमेट करता है फॉर फास्टर एंड मोर कंसिस्टेंट रिस्पॉन्सेज टू थ्रेट्स। सो दिस इज़ बेसिकली योर मॉडर्न डिफेंस स्टैक जिसकी हम बात कर चुके हैं। इसका गोल क्या है, टू डिटेक्ट फास्ट, रिस्पॉन्ड इवन फास्टर एंड ऑटोमेट थिंग्स वेर एवर पॉसिबल। ओके, सो अब बात आती है हमारी आइडेंटिटी, इंक्रिप्शन और डेटा सेफ्टी की। ठीक है, तो आइडेंटिटी के अंदर वी हैव IAM सॉल्यूशंस, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, डेटा इंक्रिप्शन एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, ये दो पॉइंटर्स हैं हमारे पास। अगर हम आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे दो पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट इज़ आर SSO सिंगल साइन ऑन और हमारा IAM आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। SSO के अंदर स्ट्रीमलाइंस एक्सेस टू मल्टीपल एप्लीकेशंस विद वन सेट ऑफ क्रेडेंशियल्स। अब SSO का सिंपल अगर मैं एग्जांपल दूँ तो लेट सपोज आपके पास आपका गूगल का जीमेल है। ठीक है, आपने अपने गूगल के जीमेल अकाउंट में लॉगिन करा। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी 3 डॉट्स आते हैं ऑन द टॉप राइट कॉर्नर, आप वहाँ पे क्लिक करके आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। आप अपना गूगल का कैलेंडर ओपन कर सकते हो। ठीक है, आप गूगल ड्राइव ओपन कर सकते हो, आप यूट्यूब ओपन कर सकते हो, और इन सब के लिए यू डोंट हैव टू लॉग इन अगेन। ठीक है, आपको बार बार अपनी जीमेल आईडी और पासवर्ड डालना नहीं पड़ता। आपने एक बार डाला और आपका सिंगल साइन ऑन इनेबल हो गया। आप अपनी उसी आईडी का कैलेंडर देख सकते हो, गूगल ड्राइव देख सकते हो, यूट्यूब देख सकते हो। ऑल्दो ये सब अलग अलग ऐप्स हैं बट दे डोंट रिक्वायर लॉग इन वंस अगेन। तो SSO इज़ कि आपको एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशंस, एक सेट ऑफ क्रेडेंशियल्स। मतलब आपने एक बार जीमेल के अंदर लॉगिन कर लिया, उसी में आप कैलेंडर देख पा रहे हो, उसी में आप गूगल ड्राइव ओपन कर पा रहे हो, उसी में आप यूट्यूब चला पा रहे हो, एंड देर आर मैनी अदर ऐप्स एज वेल। ठीक है, तो यही हम इम्प्लाई कर सकते हैं और भी अदर जगह। मतलब एक अगर मैं कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट की बात करूं तो अगर हमारे पास 10 सर्वर है, ठीक है, वी हैव 10 सर्वर्स। अब मेरा एक एडमिन लॉगिन करता है, एडमिन नंबर 1। अब एडमिन नंबर 1 ने एक बार लॉगिन करा, उसने अपना आईडी डाला, पासवर्ड डाला। ठीक है, अब उसको इस सिस्टम का एक्सेस मिल गया। अब वो इन 10 में से किसी भी सर्वर को यहाँ से हमारे IAM सॉल्यूशन के थ्रू एक्सेस कर सकता है विदाउट द नीड ऑफ एंटरिंग द पासवर्ड अगेन एंड अगेन। अगर वो मैनुअली एक्सेस कर रहा है तो पहले एक सर्वर एक्सेस करेगा, यूज़र नेम पासवर्ड डाला, एक्सेस ग्रांटेड।
फिर दूसरा सर्वर यूज़र नेम पासवर्ड डाला, एक्सेस ग्रांटेड। बट IAM सॉल्यूशन और सिंगल साइन ऑन के चलते वो उतने IAM सॉल्यूशन के थ्रू एक बार लॉगिन करेगा, यूज़र नेम पासवर्ड डाला, ऑथेंटिकेटेड, डन। अब वो इन 10 में से जिस जिस सर्वर पे एक्सेस करने के लिए ऑथराइज है वो उन सबको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने थोड़ी बात IAM की भी कर ली। इट मैनेजेस डिजिटल आइडेंटिटीज़ एंड देयर एक्सेस राइट्स, जो भी हमने ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन की बात करी कि जो एक्सेस है जैसे है वही हम उसको दे सकते हैं। ठीक है, रोबस्ट IAM इंश्योर सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल एंड इन्फोर्समेंट ऑफ एक्सेस पॉलिसीज। अब इसके अंदर हमारा जो फ़ायदा है वो यही है कि इसके अंदर हम मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। अब अगर एडमिन हमारा IAM सॉल्यूशन के थ्रू लॉगिन कराए तो अब अगर वो सर्वर नंबर 1 को एक्सेस कर रहा है तो वी कैन हैव अ कंप्लीट मॉनिटरिंग कि भाई उसने कौन से कमांड्स रन करे हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पे इवन क्लिक करा है। अ कंप्लीट सेशन रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, स्क्रीनशॉट्स भी हो सकते हैं, कोई पॉलिसी चेंजेस हुए हैं तो उसके लॉग्स हो सकते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट मॉनिटरिंग या जो अकाउंटिंग लेवल पे चीज़ें होती हैं हम वो चीज़ें कंप्लीट या अचीव कर सकते हैं थ्रू IAM सॉल्यूशंस। अब इसके अंदर अगर मैं OEM की बात करूँ तो वी हैव साइबर आर्क इन प्लेस जो IAM और SSO प्रोवाइड करता है। हम बियॉन्ड ट्रस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये मार्केट के कुछ लीडर्स हैं जो IAM सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वी हैव डेटा इंक्रिप्शन एंड डेटा प्रोटेक्शन। डेटा इंक्रिप्शन की तो हम मतलब लास्ट वीडियो में थोड़ी बात कर ही चुके हैं। अगर मैं बात करूं वेब डेटा की, जो भी हमारे वेब पे डेटा जा रहा है या ओवर द इंटरनेट डेटा जा रहा है, तो हम उसको TLS या HTTPS के थ्रू इंक्रिप्ट कर सकते हैं, जो सिक्योर करता है हमारा डेटा इन ट्रांजिट ओवर द नेटवर्क्स। ठीक है, उसमें मैन इन द मिडल अटैक, कीज ड्रॉपिंग, ये सब रोक सकता है। ठीक है, इसका एक मेजर है कि भाई जो भी हम वेबसाइट ब्राउज़र एक्सेस करते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक लॉक का आइकन बनाता है। ठीक है, मेक श्योर वो लॉक का आइकन बना हुआ है। ठीक है, मतलब हमारा TLS और जो भी डेटा जा रहा है वो TLS और HTTPS से सिक्योर्ड है। ठीक है, मोर और लेस TLS नहीं यूज़ होता, अब SSL यूज़ होता है वेब बेस्ड ट्रैफिक के लिए। नेक्स्ट इज इंक्रिप्शन एट रेस्ट। अब इंक्रिप्शन एट रेस्ट का सिंपल सा मतलब ये डेटा इंक्रिप्शन हो रहा है, या तो हम फुल डिस्क इंक्रिप्ट कर सकते हैं या फिर हम स्पेसिफिक फाइल्स या फोल्डर्स इंक्रिप्ट कर सकते हैं। फुल डिस्क का मतलब कि अगर मेरे पास मेरा सिस्टम है, सिस्टम पे जो भी डेटा है मुझे सब इंक्रिप्ट करना है, और जो यूज़र ऑथेंटिकेट करे या जो यूज़र ऑथराइज्ड है वो डेटा एक्सेस करने के लिए वो ही इसको डिक्रिप्ट करके एक्सेस कर पाए। अब अगर कोई अटैकर या मेरा ये सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होता भी है तो भी मेरा जो डेटा है दैट इज़ इनक्रिप्टेड। तो जब तक उसको कीज़ या वो सारी चीज़ें नहीं पता होंगी वो इसको डिक्रिप्ट करके नहीं देख सकता। तो दिस डेटा इज़ ऑफ नो यूज़ टू द अटैकर। ठीक है, सो व्हाट इट डज, प्रोटेक्ट्स डेटा स्टोर्ड ऑन डिवाइसेस और सर्वर्स, मेक्स इट अनरीडेबल विदाउट प्रॉपर डिक्रिप्शन की। OEMs की बात करें तो वी हैव ESET इन द मार्केट जो आपकी इंक्रिप्शन देता है। और ESET एक मतलब ऐसा प्रोडक्ट है जो आप पर्सनल अपने होम यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इसके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं दैट आर फ्री टू यूज़, आप प्ले स्टोर पे जाके बेसिकली यूज़ कर सकते हो। उसके थ्रू हम पेरेंटल कंट्रोल लगा सकते हैं, हम अपना ईमेल्स, अपने नॉर्मल एंटीवायरस स्कैनर और वो सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पे जाके ESET का सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट इज वी हैव DLP। DLP इज डेटा लॉस प्रिवेंशन। ठीक है, तो टूल्स एंड प्रोसेसेस टू प्रिवेंट सेंसिटिव डेटा फ्रॉम लीविंग योर कंट्रोल एक्सीडेंटली और मलिशियसली। ठीक है, अब अगर DLP हम बेसिकली डेटा थेफ्ट को रोकने के लिए या फिर डेटा लीक को रोकने के लिए लगाते हैं। अब दैट कैन बी ऑन पर्पज़ और एक्सीडेंटल। ठीक है, यूज़र्स क्या करते हैं, अगर कोई यूज़र एम्प्लॉई है उसका लास्ट डे कंपनी के अंदर, तो व्हाट इट डज, जो भी उसका डेटा है यहाँ पे ही ट्राइज टू सेंड इट टू हिज पर्सनल डिवाइस ताकि वो आगे इसको यूज़ कर सके। दैट इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो कि मैं बता रहा हूँ आपको, जो होता ही है। ठीक है, तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम DLP के सॉल्यूशंस लगा सकते हैं कि जिस डिवाइस के अंदर ये DLP सॉल्यूशन है वो ना मेल के थ्रू इस डिवाइस से बाहर जा पाए, ना किसी USB डिवाइस, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव्स, किसी भी चीज़ के थ्रू, ना ही कोई क्लाउड सॉल्यूशन वेब अपलोड के थ्रू
हम इसको ना वो व्हाट्सएप पे इसको अपलोड कर पाए, व्हाट्सएप के थ्रू भी नहीं जाने चाहिए हमारे डॉक्यूमेंट्स। और हम इसको कंटेंट बेस पे भी फ़िल्टर कर सकते हैं। कंटेंट बेस पे मतलब कि अगर मेरे पास कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, अगर उस पीडीएफ के अंदर ये स्पेसिफिक वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, देन ओनली इट शुड बी ब्लॉक्ड। अगर पीडीएफ के अंदर ये वर्ड नहीं है तो वो हमारा सेंसिटिव डॉक्यूमेंट नहीं है। मतलब बेसिकली वी क्लासीफाई डॉक्यूमेंट्स कि भाई ये सेंसिटिव है या ये सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट डीएलपी इज़। मार्केट के अंदर अगर मैं ओईएम्स बताऊं तो हमारे पास फोर्स पॉइंट है मार्केट के अंदर जो कि डीएलपी प्रोवाइड करता है। हमारे पास डेटा रिजॉल्व है जो कि एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है जो हमारा डीएलपी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अगर इनमें से किसी भी टॉपिक पे आपको एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए किसी ओईएम की या कुछ भी, तो यू कैन जस्ट ऐड मी या ड्रॉप अ कमेंट, तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा स्पेसिफिक, ठीक है। इसके बाद बात आती है हमारी सीवीज़ की, जो कि हम बात करते हैं कि ऑलवेज पैच ऑन टाइम। अब पैचिंग ऑन टाइम के लिए भी हमारे पास आजकल सॉल्यूशंस आने लगे हैं जो कि है पैच मैनेजमेंट, ठीक है। ओईएम की बात करूँ तो मोटा डेटा है हमारे पास, ठीक है। अब मोटा डेटा मार्केट के अंदर अवेलेबल है जो पैचेस हमारे डिलीवर या फिर इंस्टॉल कर सकता है ऑन आर एंड मशीन्स। अब अगर कोई एक सीवी रिलीज़ होती है, सीवीज आर योर कॉमन वल्नरेबिलिटीज इन एक्सपोजर। अब अगर मान लो कोई एप्लीकेशन है या कोई सॉफ्टवेयर है, उसकी कोई वल्नरेबिलिटी या एक्सपोजर मार्केट में रिलीज़ हुई है कि भाई ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है या इस पर्टिकुलर वर्जन में ये हमें एक वल्नरेबिलिटी या एक लूप होल डिटेक्ट हुआ है, और इसका हमने या उसके जो ऑफिशियल ओनर्स हैं उन्होंने क्या करा, एक पैच या एक नया वर्जन अपडेट करके उसका एक पैच रिलीज़ कर दिया। तो अब हमें क्या करना है, अब अगर मेरे एनवायरनमेंट के अंदर 1000 यूज़र्स हैं तो मुझे उन 1000 कंप्यूटर्स पे या 1000 एंड पॉइंट्स पे सब पे वो जाके वर्जन इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, वी हैव अ पैच मैनेजमेंट सॉल्यूशन, ठीक है। हम एक सिंगल डैशबोर्ड के थ्रू वो पैच सारे एंड पॉइंट्स पे पुश करवा सकते हैं, ठीक है। तो रेगुलर पैचिंग इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड, ताकि आपके जो सॉफ्टवेयर हैं वो जितना आउटडेटेड होते रहेंगे, दैट आर मोर वल्नरेबल टू बी अटैक्ड और टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड। और यही सॉफ्टवेयर या यही चीज़ें एक ओपनिंग पॉइंट बनती हैं अटैकर्स के लिए टू गेन एक्सेस इनटू अ नेटवर्क, ठीक है। तो ये कुछ अटैक लैंडस्केप है जो कि जिसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे इन आर नेक्स्ट वीडियो। तो फिशिंग है, सोशल इंजीनियरिंग अटैक, सप्लाई चेन अटैक्स, बीसी, इनसाइडर थ्रेट्स, ओवैस, प्रॉप 10, मिसकन्फिग्रेशन जिसके लिए हम पोस्चर मैनेजमेंट करते हैं, रैंसमवेयर अटैक्स, और इसके अलावा मैं कुछ और अटैक्स के बारे में बताऊंगा। टोकन ब्रेक अटैक्स जो कि एआई के को एक्सप्लॉइट कर रहा है, एआई एजेंट्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है, ठीक है। तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो अटैक्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। Okay, दोस्तों, thanks for watching. Don't forget to like the video, subscribe to my channel and press the bell icon. चलो मिलते हैं।